नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव की घोषणा के बाद बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए करतार सिंह भडाना ने संगठन का आभार जताया। तो वहीं करतार सिंह भडाना ने मंगलौर में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि संगठन ने मुझ पर भरोसा जताया है और इस बार मंगलौर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में बीजेपी इतिहास रचेगी। इस बार मंगलौर में कमल खिलना तय है। उन्होंने कहा कि मंगलौर की जनता पर उनका कर्ज बाकी है और इस बार मंगलौर की जनता बदलाव चाहती है। मंगलौर में दो परिवारों के बीच ही सत्ता आती जाती रही है, लेकिन इस बार मंगलौर की जनता तीसरे विकल्प की तलाश में है और इस बार पूरी ताकत के साथ उपचुनाव में जीत दर्ज करते हुए मंगलौर विधानसभा सीट को बीजेपी की झोली में डालने का काम करेंगे। आपको बता दें कि बसपा से विधायक रहे हाजी सरवत करीम अंसारी के देहांत के बाद उपचुनाव की घोषणा की गई है और इस सीट पर बसपा और कांग्रेस के बीच ही टक्कर देखने को अब तक मिलती रही है। जताया है, मैं उसको हर हाल में निभाने की कोशिश करूंगा और परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि मैं उनके विश्वास में खरा उतरूं। सरकार चाहे और सरकार का नुमाइंदा और आपका नुमाइंदा अगर ईमानदार हो तो क्या नहीं हो सकता। तो चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनुज अवस्थी ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। अनुज, मंगलौर में जंग सीधी इस बार देखने को मिल रही है, लेकिन बीजेपी जो है इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है और कह रही है कि जनता दो लोगों के बीच बॉल पास करते करते थक चुकी है और इस बार तीसरा विकल्प चाहती है। बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से मंगलौर विधानसभा सीट पे बीजेपी ने करतार सिंह भडाना को टिकट दिया है, वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने काजी निजामुद्दीन पे अपना दांव खेला हुआ है। दोनों अपने अपनी जगह पे दोनों जो है कद्दावर नेता। काजी निजामुद्दीन की अगर बात करें तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, साथ ही साथ राजस्थान में प्रभारी भी रह चुके हैं। तो चूंकि बैंगलोर विधानसभा जो सीट थी उससे पहले सरबत करीम अंसारी से पहले वहां पे जो है काजी निजामुद्दीन उस सीट से विधायक थे, लेकिन बसपा से सरबत करीम अंसारी पिछली बार विधायक हुए और उनकी मृत्यु के बाद अब वो सीट खाली थी। मंगलौर में इस समय त्रिकोणीय मुकाबला भी हो सकता है, क्योंकि बसपा भी अपना कैंडिडेट वहां पे खड़ा कर सकती है, क्योंकि वहां पे एससी वोट 30% एससी है और करीब 35% के आसपास मुस्लिम वोट है। साथ ही साथ अगर बात करें 30% के आसपास हिंदू वोट है। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला इसी वजह से होगा कि तीनों फैक्टर उसमें काम करें, चाहे वो मुस्लिम समुदाय के लोग हों, चाहे वो एससी समुदाय के लोग हों या वो जनरल समुदाय के लोग हों। ये तीनों फैक्टर काम करेगा और बीजेपी ये चाह रही है कि ये सीट अपने पाले में ले। लेकिन एक बहुत खास बात है पूजा, क्योंकि करतार सिंह भडाना अगर उनका बैकग्राउंड की अगर बात करें तो वो बेसिकली मंगलौर से नहीं आते हैं, वो फरीदाबाद से आते हैं। तो इस बार उत्तराखंड में ये भी चल रहा है कि बाहरी व्यक्ति को उत्तराखंड में बीजेपी ने टिकट दिया है। बाहरी वर्सेस उत्तराखंडी इस सीट पे जरूर हो सकता है, लेकिन बीजेपी ये चाहेगी कि ये सीट हमारे खेमे में ही आए। जी बिल्कुल, करतार सिंह भडाना का पोटेंशियल कितना नजर आता है, वो लोगों को कितना कन्विंस कर पा रहे हैं अनुज, क्योंकि फरीदाबाद से आते हैं लेकिन जो भडाना पैटर्न है वो कितना सेट हो रहा है? बिल्कुल, आज जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मीडिया से मुखातिब हुए, तो उनके बीजेपी के, चूंकि वो बीजेपी बैकग्राउंड से, तो इसी वजह से वो इस बात को बोल रहे हैं कि हम इस क्षेत्र का विकास करेंगे। लेकिन वहां की जो जनता है वो इस बात को बोल रही है कि जो हमारा विधायक होना चाहिए वो हमारे बीच का विधायक होना चाहिए, हमारी जगह का विधायक होना चाहिए, तभी हम उस जगह का विकास हो पाएगा। काजी निजामुद्दीन में चूंकि कांग्रेस ने इसी वजह से उनपे दांव खेला है कि काजी निजामुद्दीन वहीं के लोकल पर्सन है और पहले विधायक भी रह चुके हैं। तो अब बीजेपी को अपनी जमीन तलाशनी है। हालांकि बीजेपी ने अपनी सारी ताकत झोंक दी है। 2 दिवसीय बैठक में इसी बात को लेकर के चर्चा हुई कि दो जो विधानसभा सीट है, चाहे वो बद्रीनाथ विधानसभा सीट हो या मंगलौर विधानसभा सीट हो, ये किस प्रकार से बीजेपी के खाते में आ सके, ये इसी को लेकर के बीजेपी रणनीति बना रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया
अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। दूसरी तरफ मंगलौर में उपचुनाव की घोषणा होने के बाद बीजेपी ने कमर कस ली है, तो वहीं चुनावी तारीख के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक दल सक्रिय होते नजर आ रहे हैं और अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। इस बीच रुड़की की मंगलौर विधानसभा के नारसन में बीजेपी उपचुनाव प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे और कार्यकर्ताओं को जीत का टिप भी दिया है। आपको बता दें कि जब से उत्तराखंड राज्य बना, इस सीट पर बीजेपी ने अभी तक जीत दर्ज नहीं की है। यार सारे अगर 2-4 बड़े नेताओं को छोड़ा जाए तो सारे ही आए थे, और ये मेरा सौभाग्य है कि वो सारे नेता सबको वोट देने के लिए ही नहीं, वो ये बता के गए कि भैया करतार सिंह जीते, कोई और जीते, लेकिन पार्टी जीतनी चाहिए। हमारे जीतने और हारने से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मोदी जी की सरकार में कोई सरकार का नुमाइंदा हारता है ना, तो वो हमारे लिए शर्म की बात है। चुनाव में प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और हमारा संगठन बूथ स्तर तक का संगठन है, ये सब बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क यथाशीघ्र बने। और पिछले अभी जो लोकसभा चुनाव था 132 में 47 बूथ हम जीते हुए हैं। हम अपने बूथ के जीत की क्रम को बढ़ाएंगे और मैं कह सकता हूँ लगभग 100 से ज़्यादा पोलिंग बूथ पर भारतीय जनता पार्टी मंगलौर विधानसभा के चुनाव में आगे रहेगी। और क्योंकि मंगलौर की जनता विकास चाहती है और केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार, इसलिए मंगलौर की जनता भी विकास के लिए ही मतदान करेगी। और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ इतिहास बदलेगा और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से मंगलौर की सीट जीतेगी। मुझे लगता है कि इस चुनाव को हम चंपावत की तरह लड़ पाएंगे, क्योंकि ये चुनाव सच्चाई पे जीत का चुनाव है। जिस प्रकार से भ्रमित कर लोकसभा में चुनाव को पूरा बदलने की कोशिश की गई, आज घर घर जाकर हमारे कार्यकर्ता उनको बताएगा कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश चल रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में देश चल रहा है। सारी योजनाओं को लाभार्थी के माध्यम से उनको भी चिन्हित करके उनके पास जाया जाएगा। पूरी शक्ति ताकत हमारी लगेगी। पहली बार इतिहास लिखने जाएंगे कि मंगलौर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मुस्लिम धर्म का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार ईद उल अजहा यानी बकरीद का आज त्यौहार है, जिसे पूरे देश और दुनिया में धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसे में हरिद्वार की बहादुराबाद स्थित जामा मस्जिद में भी नमाज अता की गई और नमाज में लोगों ने दुनिया में अमन व चैन की दुआ की है। आपको बताते चलें कि मस्जिद के इमाम ने सभी को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी और कहा कि आज के दिन जानवरों की कुर्बानी के साथ साथ हम सभी को अपने अंदर की बुराइयों और बुरी आदतों की भी कुर्बानी देनी चाहिए। ईद उल अजहा की मुबारकबादी पेश करता हूँ। ईद उल अजहा का दिन ये हम सभी के लिए बड़े ही बरकत का दिन है और ये कुर्बानी का दिन है, आप सभी हजरात जानते हैं। इसमें हम जानवरों को ज़िबा करते हैं, उनकी कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी का पैगाम एक अहम ये भी होता है कि हम सभी हजरात अपने हर तरह की जो बुराइयां हैं उनको भी कुर्बान करें। ये झूठ बोलते हैं, हम एक दूसरे की ग़ीबत करते हैं, बुराई करते हैं, इन तमाम चीज़ों को हम कुर्बान करें और हम सच्चाई के रास्ते पर चलें, झूठ के रास्ते को छोड़ दें, उसको कुर्बान कर दें। यह कुर्बानी का एक अहम पैगाम होता है। उत्तराखंड में इन दिनों सैलानियों का हुजूम उमड़ पड़ा है। आलम ये कि लोगों को ना तो गाड़ियां पार्क करने की जगह मिल रही है और ना ही होटलों में ठहरने के लिए कमरे मिल पा रहे हैं। लोगों की भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि पहाड़ों पर जाम लगने लगा है। तो वहीं यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ पुलिसकर्मी भी जुट गए हैं। इस बीच लोगों के साथ तीखी नोकझोंक भी सामने आ रही है। इसी कड़ी में यात्री और पुलिसकर्मियों के बीच धक्का मुक्की का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें भारी ट्रैफिक जाम के बीच कार सवार एक परिवार और पुलिसकर्मी आपस में उलझ रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हरिद्वार में मेरठ से आए यात्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं पुलिस के मुताबिक यात्री के पास से एक असलहा भी बरामद हुआ है।
है, ये बात की प्रक्रिया का है जब पुलिस उन्हें हिरासत में ले रही है। लेकिन उससे पूर्व जो ये पुलिस के साथ अभद्रता कर रहे हैं वो वीडियो भी हमने अपने पोर्टल से, अपने जो ट्विटर हैंडल से हमने जारी किया है। तो दोनों ही तथ्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। हिरासत में इनको इसलिए भी लिया गया क्योंकि इनके द्वारा एक अवैध असलहा ये कैरी कर रहे थे और उससे पूछताछ के लिए इनको हिरासत में लिया जा रहा था। तो पूरी प्रोसेस पुलिस के द्वारा कानूनी प्रोसेस को फॉलो किया गया है। इनके साथ जो लोग थे, जो भी महिलाएं और बच्चे थे, उनको पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया से पृथक किया गया है। उत्तराखंड में नौकरशाही को लेकर विपक्ष प्रदेश सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर सवाल उठाते हुए कहा, सरकार मुख्यमंत्री धामी नहीं चला रहे बल्कि सरकार नौकरशाह चला रहे हैं। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस जनता में भ्रम फैला रही है, इनके सवालों को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। वहीं प्रदेश में विपक्ष के बड़े नेताओं की ओर से उठाए गए सवाल पर अब कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। दुख इस बात का है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री सरकार नहीं चला। आज 2 अधिकारी इस राज्य को चला रहे हैं और उन अधिकारियों के दोनों के काम ऐसे हैं, सुंदरम सुंदरम पांडेयम पांडेयम चल रहा है। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं, इससे राज्य को लगातार नुकसान हो रहा है। जिस तरीके से पुलिस वीआईपी को एक कमरे को बता देती है ये जघन्य हत्याकांड के बाद, और सुंदरम सुंदरम पांडेयम पांडेयम जो चल रहा है, ये जो है राज्य को खोखला कर रहा है। उत्तरकाशी के डोंडीताल में मांझी के आसपास 2 लोकल ट्रैकर्स फंस गए हैं। इससे शासन और प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में ट्रैकर्स के रेस्क्यू के लिए टीमें बनाकर भेजी गईं। देर रात भरी खबर आई कि स्थानीय पशुपालकों ने दोनों ट्रैकर्स को अपनी छावनियों में शरण दी है। एक ट्रैकर अचेतन अवस्था में है और इस ट्रैकर की मौत हो गई। तो वहीं मौके पर एसडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई और एक ट्रैकर को रेस्क्यू करते हुए दूसरे ट्रैकर के शव को बरामद कर लिया गया। बताया जा रहा है कि दूसरे ट्रैकर की मौत हार्ट अटैक से हुई है। आज निर्जला एकादशी का स्नान है। हालांकि निर्जला एकादशी की तिथि को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि निर्जला एकादशी आज सुबह 4 बजे से शुरू होकर कल 18 जून को 6 बजे तक रहेगी। जानकारों के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून को रखा जाएगा। इस कारण इस पर्व पर हरिद्वार हर की पैड़ी पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के दोनों ही दिन आने की संभावना है। तो वहीं आज भी हजारों की संख्या में लोग हर की पैड़ी और अन्य गंगा घाटों पर पहुंचकर गंगा स्नान कर रहे हैं। पुलिस ने भी एक दिन पहले गंगा दशहरा के दिन ही स्नान के अनुसार ही मेला क्षेत्र को 3 सुपर जोन और 9 जोन में डिवाइड करते हुए पुलिस बल डिप्लॉय किया हुआ था। मसूरी के हाथी पांव किमाड़ी रोड के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। कार में सवार 5 लोग घायल हो गए। तो वहीं दुर्घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। पुलिस घटना की जांच में जुट गई और एम्बुलेंस कर्मियों ने घायलों की प्राथमिक चिकित्सा की है। बताया जा रहा है कि सुबह के वक्त हाथी पांव से टैक्सी में सवार 5 लोग देहरादून की ओर जा रहे थे। इसी दौरान हाथी पांव से 1 किलोमीटर आगे किमाड़ी मार्ग पर कार अचानक से अनियंत्रित हो गई। अनियंत्रित कार गहरी खाई में जा गिरी है। गनीमत ये रही कि कार पेड़ से टकराकर वहीं पर रुक गई। तो वहीं बड़ा हादसा भी हो सकता था। खबर लक्सर से है, जहां पर तहसील के लेखपाल अंजू सिंह की प्रतापपुर के प्रधान और उनके सहयोगियों की ओर से पिटाई किए जाने के मामले में अब प्रधान संगठन की तरफ से समझौते के प्रयास किए जा रहे हैं। तो वहीं प्रधान संगठन के पदाधिकारी ने राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी के साथ लक्सर प्रभारी एसडीएम जितेंद्र कुमार से मुलाकात की और लेखपाल संघ के पदाधिकारी से समझौते को लेकर चर्चा की। उधर पुलिस आरोपी प्रधान और उनके सहयोगियों को लेकर लगातार छापेमारी कर रही है। प्रधान के और लेखपाल के बीच में जो मिसबिहेविंग की बात आई है और एक दूसरे को समझने की बात है, वो बैठे हैं
और इसका समाधान निकालने की तरफ बढ़े हैं। यहाँ पुलिस से जब बात की तो कह रहे थे कि लेखपालों का धरना है और उस वजह से हमें थोड़ा कार्रवाई करनी पड़ रही है। तो हमने आज एसडीएम साहब के सामने बुला के इनके जो प्रतिनिधि हैं और वो जो प्रभावित है अंजू लेखपाल, उससे बात कर ली और इन्होंने कहा कि हम आगे 2 दिन के लिए हम अपने उच्चाधिकारियों से बात कर लेंगे जो यूनियन के हैं, और इधर जिसकी गलती हो गलती मानेगा। एडीएम साहब के पास हम आए थे, प्रधान संगठन के लोग, और हमारे साथ माननीय मंत्री जी भी थे, और हमने एक ऐसे माहौल में बात की है। हमने जो लेखपाल संघ के अध्यक्ष हैं उन्हें भी बताया है। उन्होंने 18 तारीख तक का टाइम मांगा है कि 18 तारीख में हम अपने उससे बातचीत कर लेंगे और हम प्रधान संगठन के लोगों से बातचीत कर लेंगे। जो भी निर्णय होगा उसके ऊपर हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द ये फैसले के रूप में हम काम करें इस चीज़ के। गैरसैंण रामलीला मैदान में मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि खटीमा मैसूरी गोलीकांड पर की बरसी पर 1 सितंबर 2024 को गैरसैंण में मूल निवास स्वाभिमान महारैली का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की गैरसैंण कार्यकारिणी का भी गठन किया गया, जिसमें 50,000 लोगों को गैरसैंण में जुटने का लक्ष्य रखा गया है। तो वहीं इस बैठक में निर्णय लिया गया कि मूल निवास भू कानून के साथ ही स्थायी राजधानी गैरसैंण के सवाल पर भी एक सवाल आंदोलन किया जाएगा। केदारनाथ यात्रा में ये पहली दफा है जब यात्रा शुरू होने के 5 हफ्ते में ही करीबन 8.5 लाख श्रद्धालु बाबा केदार धाम के दर्शन कर चुके हैं, जो कि एक नया कीर्तिमान है। भारी संख्या में देश विदेश से केदारनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा सुखद और सुगम हो, उसके लिए प्रशासन की ओर से खास तैयारी भी की गई है। लेकिन उसके बावजूद भी कई यात्री लगातार बीमार हो रहे हैं और उन्हें अस्पताल भी पहुंचाया जा रहा है। तो वहीं देर रात मध्य प्रदेश के एक श्रद्धालु की तबीयत खराब हो गई। आनन फानन में एसडीआरएफ की टीम ने यात्री को स्ट्रेचर पर लिटाकर पैदल 8 किलोमीटर दूर भीमताल पहुंचाया। तो वहीं से डीडीआरएफ टीम ने यात्री को 4 किलोमीटर दूर अस्पताल पहुंचाया। आपको बता दें कि गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी करीबन 11 किलोमीटर है और ये पूरा ट्रैक पैदल ट्रैक है। देहरादून के नेहरू गांव में फायरिंग का मामला सामने आया, जहां पर पैसों के लेन देन की वजह से विवाद हुआ है। दरअसल देवेंद्र शर्मा ने ब्याज के पैसे न देने पर युवकों पर किराए के गुंडे बुलाकर हमला करवा दिया। मामले में रवि बड़ोला की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि सुभाष क्षेत्री और मनोज नेगी घायल है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं इस घटना क्रम के पीछे आपसी रंजिश बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। हरिद्वार शहर से लेकर रुड़की और नारसन बॉर्डर तक मेला नियंत्रण भवन सीसीआर में सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। नारसन बॉर्डर से लेकर सप्तऋषि चेकपोस्ट तक अब तक 112 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। पहले से ही 288 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, अब इनकी संख्या 400 हो जाएगी। तो वहीं अब सारी गतिविधियों की नज़र सीसीटीवी कैमरों से रखी जाएगी। इसके लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कैंप कार्यालय में भी सिस्टम लगा दिया गया है, जहां से खुद कप्तान जिले भर की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। आपराधिक घटना होने पर सीसीटीवी से तुरंत आसानी से पहचान करते हुए आरोपियों की धरपकड़ की जा सके, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ज़्यादा से ज़्यादा कैमरे लगाने का काम चल रहा है। उत्तराखंड के मंगलौर में 10 जुलाई को उपचुनाव होना है, जिसे लेकर कांग्रेस आज उपचुनाव के प्रत्याशियों का ऐलान करने जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मंगलौर और बद्रीनाथ में संभावित प्रत्याशी पिछले कई महीनों से उपचुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि मंगलौर में पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन, जबकि बद्रीनाथ में पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। आज देर शाम तक पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। साथ ही कांग्रेस पूरी तरह से उपचुनाव के लिए तैयार है। चुनाव की तैयारी की अगर बात करें तो काजी निजामुद्दीन जी तो पिछले 6 महीने से लगातार फील्ड पे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। रही बात बद्रीनाथ विधानसभा की, तो उसमें वहाँ के जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो भी जिस दिन से राजेंद्र भंडारी गए हैं उस दिन से लगातार वो लोग फील्ड पे हैं
और मैं खुद गोपेश्वर और जोशीमठ में मीटिंग लेके आया हूँ। दो दिन का प्रवास मेरा था। उसके बाद आदरणीय विक्रम सिंह नेगी जी, महेंद्र गुरु जी और आदरणीय हमारे मंत्री प्रसाद नैथानी जी भी उसी क्षेत्र में हैं, और ये लोग भी 2 दिन का प्रवास करके वहाँ मीटिंग्स लेके आए हैं। और हम अपने कार्यकर्ताओं से भी लगातार संपर्क में हैं। आज भी हमारी चल रही है प्रभारी, हम कई क्षेत्रों को पहले बना चुके हैं। कुछ राजधानी एक्सप्रेस में खबरों का सफर यहीं तक। नमस्कार।